रितु सर इंग्लिश क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। आज जो मैं ग्रामर का नया चैप्टर इस क्लास में जो हम बताने जा रहे हैं वह भी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम देखेंगे। वॉइस इसलिए पढ़ना है कि वाक्य में कभी देखा जाता है कि वाक्य में सब्जेक्ट जो है कार्य को स्वयं करता है, और कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को स्वयं नहीं करता है। इसका मतलब कि जब वाक्य में कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं हो, तो वैसे वाक्य एक्टिव वॉइस में कहलाते हैं। जब वाक्य में कार्य को करने वाला, कार्य मतलब verb, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट स्वयं हो, तो उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। और दूसरा है जब वाक्य में कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं नहीं हो, अर्थात कार्य किसी के द्वारा किया जाता हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि वॉइस दो तरह के होते हैं। एक हुआ एक्टिव वॉइस और एक हुआ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच और पैसिव वॉइस को कर्मवाच कहा जाता है। तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि वाक्य में कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं होता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। और पैसिव वॉइस, जिसको कर्मवाच, मतलब वाक्य में कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं नहीं हो, अर्थात कार्य किसी के द्वारा किया जाता हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में कहलाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें कार्य क्या है? पढ़ाना।
कार्य है इसमें पढ़ाना। राम इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, तो देखेंगे कि राम अंग्रेजी पढ़ाता है, तो पढ़ाने का कार्य कौन करता है? राम, जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है। इसलिए यह वाक्य जो है सो एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। यह एक्टिव वॉइस में। दूसरा एग्जाम्पल, राम को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब इसमें भी पढ़ाना क्रिया है। राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ाया जाता है। राम को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मतलब राम नहीं पढ़ाता है, राम को पढ़ाया जाता है किसी के द्वारा। अर्थात जब वाक्य में कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं नहीं हो, अर्थात कार्य किसी के द्वारा किया जाता हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, तो खाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए यह वाक्य एक्टिव वॉइस में। लेकिन कहा जाएगा कि आम खाया जाता है, तो आम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन खाने का कार्य आम नहीं कर रहा है, बल्कि कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो आम खाया जाता है, मतलब किसी के द्वारा, तो यह पैसिव वॉइस में। अब एक बात आप देखें, एक लाश जा रहा है, यह एक्टिव में है कि पैसिव में है? एक लाश जा रहा है, क्या लाश अपने से चला जाएगा? उसको किसी के द्वारा लेके जाया जाता है। इसलिए एक लाश जा रहा है, किसी अन्य के द्वारा उसको ढोया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य पैसिव वॉइस में। मैंने कहा, किसने कहा? मैंने। तो मैंने कहा, कहने का काम मैंने खुद किया, इसलिए यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। मुझे कहा गया, मुझे कहा गया मतलब किसी के द्वारा, यह पैसिव वॉइस में है। मैंने एक प्रश्न पूछा, तो जो प्रश्न पूछने का कार्य है किसने किया? खुद मैंने, सब्जेक्ट मैंने, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है। और मुझसे एक प्रश्न पूछा गया, मैंने नहीं पूछा, मुझसे पूछा गया, मतलब किसी के द्वारा, इसलिए यह वाक्य पैसिव वॉइस में। तो हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव वॉइस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट स्वयं होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट स्वयं नहीं होता है, अर्थात कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट हो गया? अब चलते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो टेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव पहले टेंस के आधार पर चलेंगे। तो टेंस के आधार पर प्रेजेंट टेंस में जो चार भेद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन आएगा। तो प्रेजेंट का याद होगा तो पास्ट का स्वतः ही याद हो जाएगा। फ्यूचर का बहुत बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट
इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज, आर, एम प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव, उसमें सिर्फ बीन लगा देना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। पास्ट टेंस में देखें, ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस में। अगर यह याद है तो पास्ट ऑटोमेटिक याद होगा। पास्ट में सिर्फ बदल देना है। पास्ट टेंस के एक का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, दो का मतलब हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, तीन का मतलब हुआ पास्ट परफेक्ट, चार का मतलब हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, उसको पास्ट में खाली बदल देना है। तो इज, आर, एम का पास्ट टेंस क्या होता है, वाज या वर। ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, तो पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वेयर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम प्लस बीइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम को वाज, वेयर में यहां चेंज किया, इसमें भी बीइंग जुट जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है हैज, हैव में बीन, तो पास्ट परफेक्ट में हैज, हैव का हैड हो जाएगा, इसमें बीन हो जाएगा। चौथा इसका नहीं बनता था, चौथा भी इसका नहीं बनेगा। तो देखिए ऑटोमेटिक याद हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज, आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वेयर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम, बीइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वेयर, बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव में बीन, तो पास्ट परफेक्ट में हैड में बीन। दोनों का चौथा नहीं बनता है। अब फ्यूचर टेंस में चलते हैं। एक का मतलब हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट, दो का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीन का मतलब फ्यूचर परफेक्ट, चार का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर टेंस में आप याद रखिए कि दो का और चार का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता है। तो फ्यूचर टेंस में पहला फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल तो लगेगा ही, शैल या विल, इसके पैसिव में सिर्फ बी जोड़ देना है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल या शैल के साथ हैव, तो इसके पैसिव में सिर्फ बीन जोड़ देना है। बिल्कुल आसान है। फ्यूचर के एक में विल या शैल रहेगा तो उसमें सिर्फ बी जोड़ करके पैसिव। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, यदि विल या शैल में हैव लगा हुआ है तो पैसिव में बीन लगा दो। तो हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा टेंस के आधार पर। प्रेजेंट याद रखेंगे तो पास्ट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और फ्यूचर में दो का बन रहा है, पहला में विल शैल, तो पैसिव में हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल हैव होता है तो पैसिव में सिर्फ हम बीन जोड़ देंगे। अब पैसिव से संबंधित कुछ प्रमुख बातें याद रखना है। प्रमुख बातें, इसको नोट नहीं करना है क्योंकि आपको पीडीएफ इसमें साथ ही दे देंगे। प्रमुख बातें क्या है, पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लाएं। जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना करके लाना, पहला रूल। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, मतलब जिस टेंस में है आपको जिस टेंस में रहेगा हेल्पिंग वर्ब निकाल लेना है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, पैसिव में
verb हमेशा तीसरा रूप, V3 तीसरा रूप मतलब V3, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, V3 रूप में ही होगा। अर्थात जब वाक्य को पैसिव बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब आएगा, मेन वर्ब होगा, वो हमेशा तीसरा ही रूप में रहेगा। इसको दिमाग में बैठा लेना कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरा रूप में ही रहता है। चौथा हो गया बाय का प्रयोग। बाय का ही मतलब होता है के द्वारा, इसमें किसी अन्य के द्वारा जो कार्य होता है तो उसमें बाय निकालते हैं। V3 के बाद बाय, बाय का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में करें। और जो पांचवा बात है, बाय के बाद वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। अब मान लीजिए यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है दोनों तरफ से याद रखेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। सब्जेक्ट वी है तो वी का हो जाएगा अस। अगर यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अगर ही है तो ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हिम को सब्जेक्ट के रूप में लाना होगा तो ही हो जाएगा। अस को सब्जेक्ट के रूप में लाना है तो वी हो जाएगा। अगर सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में लाना है तो इसके लिए हर हो जाएगा। यदि दे सब्जेक्ट है तो दे को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो देम हो जाएगा। अगर किसी का नाम है जैसे राम, राम सब्जेक्ट है तो राम ही लिखाएगा। योर ब्रदर है तो योर ब्रदर ही लिखाएगा। माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड ही लिखाएगा। तो इस तरह से इसको याद रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। अगर ये याद रहेगा तो फिर ऑब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट में बदलेंगे, तरफा दोनों तरह से याद हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, जिनको याद नहीं है उसको याद करना है। टेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव तो पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें आपको याद रहना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट लिखिए। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, ही हेल्प्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसका पैसिव में सबसे पहला चीज क्या बताया थे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो आई। अब आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस में वर्ब के रूप में बताए हैं, हमेशा तीसरा रूप V3 रूप में ही रहना चाहिए। तो आई एम हेल्प्ड, उसके बाद बाय निकालना है। अब बाय के बाद जो सब्जेक्ट जो आएगा वह किस रूप में आएगा, बाय के बाद सब्जेक्ट को लाएंगे तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब इस वाक्य को निगेटिव रूप में अगर लेते हैं,
he does not, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट लगता है. he does not, do not और does not के बाद verb हमेशा पहले रूप में. he does not help me, तो इसका पैसिव बनाएंगे, मी को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में आई के अनुसार एम, और सिर्फ इसमें नॉट लगा देना है क्योंकि निगेटिव वाक्य है. आई एम नॉट, वर्ब हमेशा तीसरा रूप में, हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम. अगर यह वाक्य इंट्रोगेटिव रूप में है, जैसे डज ही हेल्प मी, देखिए डू या डज आगे निकला हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इंट्रोगेटिव है. तो इंट्रोगेटिव अगर रहे, डू डज आगे निकला हुआ है, तो हम इजर एम आगे निकालेंगे किसके अनुसार, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार. तो इसको जब हम आई के रूप में निकालेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या निकालना होगा, एम. एम आई हेल्प्ड बाय, ही का सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ये याद रखना है कि बाय के बाद हमेशा ये ऑब्जेक्ट के ही रूप में आएगा जो सब्जेक्ट होता है. अगर WS से पूछे why does he help me, तो जब WS से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, WS को पहले निकाल दीजिए, भाई निकाल दिया. अब डूडज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम यहाँ पर इजर एम का प्रयोग करेंगे किसके अनुसार, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लाएंगे. तो यहाँ पर तो आई आ रहा है, तो आई के अनुसार क्या निकालेंगे, एम. तो वाई एम आई, और इधर वही है, वर्ब तीसरा रूप में लाइए, हेल्प, उसके बाद बाय लगाइए. अब बाय के बाद सब्जेक्ट को किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, बाय हिम. ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट में वाक्य अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH. दूसरा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, इसमें याद आपको रहना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, आर, एम प्लस बीइंग. अब जिसे एग्जाम्पल है, शी इज टीचिंग अस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है. तो पहला काम, ऑब्जेक्ट कौन है आपका, अस, तो सब्जेक्ट के रूप में लाइएगा अस को, तो क्या हो जाएगा, वी. वी के अनुसार इजर एम देना है, तो वी के अनुसार आर. उसके बाद क्या जोड़ना है इसमें, बीइंग, तो वी आर बीइंग. यही हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है. टीचिंग के रूप में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में है तो तीसरा रूप में, क्या हुआ, टॉट, भीतरी हो गया. उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट आपको कौन है, सी है, तो सी का क्या लिखाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के रूप में हर हो जाएगा. अगर यह वाक्य निगेटिव है, शी इज नॉट टीचिंग अस, तो इसके पैसिव में अस को पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, तो वी के अनुसार आर. निगेटिव वाक्य है जिसमें भी नॉट, वर्ब हमेशा पैसिव में तीसरा रूप में, टॉट, बाय, सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर. फिर से याद रखेंगे कि बाय के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा वह किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में. अब इसको इंट्रोगेटिव में लाते हैं, तो इजर हम पहले निकाल देंगे, तो इज शी
टीचिंग अस। तो पैसिव में जब इंट्रोगेटिव है तो ईजार अंग को हम पहले निकालेंगे अस के अनुसार। अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी आएगा, तो वी के अनुसार आगे क्या निकालेंगे, आर। आर वी, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, बीइंग टॉट। अब याद रखना है कि बीइंग का स्थान आपको देखिए कहां पर लाए हैं, ठीक वर्ब के पहले। इसमें भी देखिए यहां पर बीइंग छूट गया है, वी आर नॉट बीइंग। वी आर नॉट बीइंग टॉट बाय हर। तो बीइंग का स्थान कहां रखेंगे, जो भीतरी आ रहा है उसके ठीक पहले रखेंगे। अब इज सी टीचिंग अस, तो इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले निकालेंगे। यहाँ वी सब्जेक्ट के रूप में लाए हैं ऑब्जेक्ट को, तो वी के अनुसार यहाँ पर आर लग गया। तो आर वी बीइंग टॉट बाय, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब WS से Why is she teaching us? तो आपको बताया है कि WH रहेगा तो उसको निकाल देंगे सीधे, Why। अब is RN हमको लाना होगा अस के अनुसार, तो अस को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो बी होगा, तो उसके अनुसार पहले क्या निकालेंगे, आर वी, उसके बाद बीइंग टॉट। आप यहां पर भी देखेंगे कि बीइंग का स्थान कहां दिए, जो भीतरी आ रहा है उसके ठीक पहले इसका स्थान होना चाहिए। बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन WH में एक याद रखिएगा कि अगर हु रहे या विच रहे, इज सी हु या विच इज लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो हु और विच, इसमें ध्यान देना है। अगर हु है तो हु को पैसिव में बाय हुम कर दीजिए, अगर विच है तो बाय विच कर दीजिए। इसी के पहले विच बाय लग जाता है, ये दो बात याद रखेंगे। अगर हु रहेगा तो हु को पैसिव में क्या लिखेंगे, बाय हुम, अब विच रहे तो बाय विच। अब यहां पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश के अनुसार हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहां पर इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं, यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आ गया, इज इंग्लिश। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, लर्न का तीसरा रूप लर्न्ड। बस हु रहेगा तो हु का बाय हुम, विच रहेगा तो बाय विच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस बीइंग लगता है, तो इंग्लिश के अनुसार इज निकालेंगे और इंग्लिश के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बीइंग का प्रयोग जो वर्ब तीसरा रूप में आ रहा है उसके ठीक पहले रहना चाहिए। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव देखेंगे। तीसरा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट।
तो याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज या हैव के साथ बीन लगता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव इनवाइटेड देम। सब्जेक्ट आई हो गया, हैज हैव प्लस V3 ए प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके पैसिव में पहला रूल याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को ही हमको पहले सब्जेक्ट बनाना होगा। तो देम जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे आएगा। दे के अनुसार हैव, उसके पैसिव में क्या जोड़ेंगे, बीन। इनवाइट का यहां पर तीसरा रूप, इनवाइटेड बाय, आई सब्जेक्ट है तो बाय मी। दूसरा देखें, आई हैव इनवाइटेड देम टू डिनर। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शब्द आगे इसमें दिए हुए रहेगा तो उसके लिए घबराना नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी फालतू शब्द रहे उसको V3 के साथ ही जोड़ देंगे। तो देम को पहले लाइए तो क्या हो जाएगा, देम का हो जाएगा दे हैव इनवाइटेड। अभी तीसरा रूप जब आ गया तो ये जो फालतू शब्द आया टू डिनर, इसी में जोड़ देंगे, इनवाइटेड टू डिनर। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी फालतू शब्द का प्रयोग हो उसको V3 के साथ जोड़ देंगे। तब लिखेंगे बाय, आई सब्जेक्ट है आपका तो बाय मी। तो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई फालतू शब्द रहे तो उसको V3 के साथ ही जोड़ देना है। तीसरा निगेटिव फॉर्म में, इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं निगेटिव रूप में। शी हैज नॉट सीन दिस फिल्म। निगेटिव वर्क है तो सिर्फ नॉट लगा देना है। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट कौन है, दिस फिल्म। इसको पहले सब्जेक्ट के रूप में लाइए, दिस फिल्म। दिस फिल्म के अनुसार तो हैज ही लगेगा, हैज नॉट बीन। निगेटिव कहां पर नॉट लगा से ध्यान रखिएगा, हैज के बाद और बीन के पहले। तो दिस फिल्म हैज नॉट बीन सीन, किस रूप में है, बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। इंट्रोगेटिव रूप में देखें, हैव दे हेल्प्ड राहुल। इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में राहुल है, यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब इसको पैसिव में लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो इंट्रोगेटिव वाक्य के रूप में है, इंट्रोगेटिव है। तो राहुल के अनुसार हम पहले हैज या हैव निकालेंगे। राहुल के अनुसार हैज राहुल, उसके बाद बीन लिखेंगे, क्योंकि बीन का स्थान देखिए कहां लगता है, जहां भर उसके बाद आता है, इसलिए यहां पर राहुल के बाद ही बीन लिखेंगे। हेल्प का तीसरा रूप हो गया हेल्प बाय, इसमें सब्जेक्ट आपका दे है तो दे को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, देम हो जाएगा। अब इसको WS से देखते हैं, हाउ हैज ही सॉल्व्ड
WH से है, तो इसके पैसिव में जो WH रहेगा उसको निकाल लेंगे। हाउ है तो हाउ निकाल लिए। लेकिन दो पर ध्यान रखिएगा, अगर हु रहेगा तो उसको पैसिव में बाय हुम करेंगे, और विच रहेगा तो बाय विच करेंगे। तो हाउ, अब दिस क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो इसके अनुसार तो हैज ही रहेगा। तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन, उसके बाद बीन लाएंगे, सॉल्व्ड बाय, अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही के अनुसार ही का ऑब्जेक्ट रूप में यहां लाएंगे तो क्या होगा, बाय ही। पास्ट टेंस का पहला वेज है सिंपल पास्ट। अब याद रहना चाहिए आपको कि सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज या वर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He told a story। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड ये आपका V2 है पास्ट इनफिनिट में, ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही आपको सब्जेक्ट के रूप में लाना है। तो ए स्टोरी, ए स्टोरी के अनुसार वाज या वेयर, सिंगुलर है तो वाज आएगा। टोल्ड तीसरा रूप में यहां पर आ गया, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरा रूप में। ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय हिम। इसको निगेटिव में भी आप ला सकते हैं, शी डिड नॉट हेल्प अस। तो इसमें आप देखिए अस ऑब्जेक्ट है तो अस को लाइएगा तो वी होगा, वी के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर आएगा। इसी में नॉट लगाएंगे, वेयर नॉट, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरा रूप में ही होगा। हेल्प बाय, सी का ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया हर। अब इसको इंट्रोगेटिव रूप में लाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड रहता है ना, डिड ही सी, डिड के बाद वर्ब हमेशा पहला रूप में आ जाता है, इसको ध्यान रखना है। डिड ही सी दिस फिल्म, दिस फिल्म आपका ऑब्जेक्ट है। तो डिड मतलब इंट्रोगेटिव पहले निकला हुआ है, तो वाज भी पहले निकालेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे निकला हुआ है। तो दिस फिल्म के अनुसार क्या निकालेंगे, वाज, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव ही बनाना है। इंट्रोगेटिव वाक्य है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही आना चाहिए। तो वाज दिस फिल्म, सी का तीसरा रूप सीन बाय, ही का ऑब्जेक्ट के रूप में ही हो गया। अब WH से देखते हैं। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तो ये आपको डिड से ही पता लग रहा है कि यह पास्ट इनफिनिट में। तो पैसिव में WH को निकाल लेंगे, हाउ निकल गया। डिड है तो वाज वेयर निकालेंगे, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में जो लाएंगे उसके अनुसार। तो इंग्लिश के अनुसार तो वाज होगा। हाउ वाज इंग्लिश। लर्न का तीसरा रूप लर्न बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इस तरह से आपका सिंपल पास्ट का पैसिव समाप्त हुआ।
तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर। पास्ट टेंस का दूसरा भेद पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें याद रहना चाहिए, पैसिव में क्या आता है, वाज या वेयर, वेयर या वर सही है, प्लस बीइंग। अब इसमें एग्जाम्पल चलते हैं। दे वर कॉलिंग हिम। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो ही के अनुसार वाज। इसमें क्या जोड़ेंगे पैसिव में, बीइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में वाज या वेयर प्लस बीइंग। अब कॉलिंग को तीसरा रूप में लाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरा रूप में ही रहेगा। तो ही वाज बीइंग कॉल्ड बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट देम। अब इसका निगेटिव रूप भी देखें। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट विथ देम। देखिए क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपको फालतू शब्द आया। इसमें क्या बताए थे कि जो भी ऑब्जेक्ट के बाद फालतू शब्द यदि रहे तो उसको भी3 के साथ ही जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा पैसिव इसका, पहले क्रिकेट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाया, क्रिकेट के अनुसार वाज, निगेटिव है तो नॉट, प्लेइंग का तीसरा रूप प्लेड। अब इसको जोड़ दीजिए जो फालतू है, विथ देम, बाय, सब्जेक्ट आई है तो आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वी हो जाएगा। ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी फालतू शब्द रहे तो उसको भी3 के साथ ही जोड़ देना। इंट्रोगेटिव में देखें, वर यू कॉलिंग अस, इंट्रोगेटिव। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब भी आगे निकालेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो अस को जो सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी होगा, तो वी के अनुसार वर ही पहले आएगा, वेयर वर वी। पैसिव में इसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग। देखिए इसमें पैसिव में बीइंग छूट गया है, क्रिकेट वाज नॉट, यहां पर बीइंग आना चाहिए। बीइंग के बाद वर्ब भी आना चाहिए, तो वर वी बीइंग कॉल्ड बाय यू। WH में ला रहे हैं वेयर दे लर्निंग कंप्यूटर। इसमें ऑब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, तो इसके पैसिव में क्या करेंगे, WH आप पहले निकाल देंगे, वेयर कंप्यूटर के अनुसार तो वाज हो जाएगा, वाज कंप्यूटर, उसके बाद बीइंग लर्न्ड
बाय, सब्जेक्ट है आपका दे, तो बाय के बाद दे को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या लिखेंगे, देन। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में हमको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस बीइंग लगता है। इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त होता है। पास्ट टेंस का तीसरा भेद पास्ट परफेक्ट, इसका पैसिव हम चलेंगे। पहले याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैड बीन। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैड हेल्प्ड योर ब्रदर। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका कौन है, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर had been helped। यहां पर हेल्प केवल रूप में है, तीसरा रूप में है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरा रूप में ही होगा। एकदम माथा बैठाना है कि पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो वर्ब हमेशा तीसरा रूप में ही होना चाहिए। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट देखिए आपका कौन है, आई। आई को ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो मी हो जाएगा। निगेटिव रूप चलते हैं, ही हैड नॉट डन इट। ही हैड नॉट डन इट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है आपका, इट है। तो निगेटिव वाक्य है, तो पैसिव में इट had not been। had not been मतलब निगेटिव में नॉट कहाँ लगा है, had के बाद और been के ठीक पहले, had के बाद और been के ठीक पहले। डन तीसरा रूप में आएगा। बाय, ही आपका सब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हिम। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, हैड सी फिनिश हर वर्क। इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो पैसिव में हैड पहले ही निकालेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, हर वर्क, हैड हर वर्क। तब उसके बाद बीन निकालेंगे, क्योंकि बीन का स्थान कहाँ रहना चाहिए, जहां वर्ब आ रहा है तीसरा रूप में, उसके ठीक पहले रहना चाहिए, ये ध्यान देना है। फिनिश्ड, देखिए फिनिश्ड के ठीक पहले आ गया, मेन वर्ब के ठीक, मेन वर्ब है, इसके ठीक पहले बीन आ गया। बाय, इसमें सी आपका सब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के बाद लाएंगे तो अब WH में ला रहे हैं, who had beaten her। WH से है। अब बताइए कि हु जब रहेगा तो क्या लिखेंगे, बताए हैं, तो हु का पैसिव बाय whom, उसके बाद हैड, अब उसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे हर को, तो सी, तब बीन, क्योंकि बीन के बाद भित्री आना चाहिए, बीन बीटेन। फ्यूचर टेंस में
पहला सिंपल फ्यूचर का पैसिव देखेंगे। सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है? पैसिव में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, आई शैल हेल्प यू। तो पैसिव में क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के रूप में लाना है। तो यू का सब्जेक्ट के रूप में यू ही होता है। यू के अनुसार विल का प्रयोग होगा, पैसिव में बी लग जाएगा। वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरा रूप में हेल्प बाय सब्जेक्ट आई है तो आई का मी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि निगेटिव रूप में आता है, ही विल नॉट इनवाइट देम। तब इसका पैसिव ऑब्जेक्ट देम है, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो दे होगा। दे के अनुसार तो विल ही लगेगा। निगेटिव में है नॉट, पैसिव में बी। इनवाइट का तीसरा रूप इनवाइटेड बाय सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही का हिम हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव रूप में देखिए, शैल वी इन्फॉर्म हर। तो पैसिव में इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो सी आएगा। तो सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा? विल। सी पैसिव में बी इन्फॉर्म्ड बाय, आपका सब्जेक्ट वी है तो वी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो अस। यह ध्यान रखना है कि बी जब भी आया है तो उसका स्थान होगा जो वर्ब आवेगा, मेन वर्ब उसके ठीक पहले ही रहना चाहिए। अब WS से देखते हैं, जैसे हु विल सॉल्व इट। अब इसके पैसिव में बताया है कि हु का पैसिव कैसे बनता है? बाय हुम लगाकर, बाय हुम। अब विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि इट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, इट के अनुसार तो विल ही होगा। विल इट बी सॉल्व। इसको दो तरह से ही बना सकते हैं, एक तो हु को बाय हुम लगा करके, और एक तरह से और बना सकते हैं कि हु को यहाँ पर हु रूप में ही छोड़ देंगे। हु के बाद विल निकालेंगे, किसके अनुसार? विल आ रहा है ईट के अनुसार। इसके बाद पैसिव में क्या आया? बी। हु विल ईट बी। सॉल्व का तीसरा रूप सॉल्व। और अंतिम में बाय जोड़ दे सकते हैं, अंतिम में बाय जुड़ जाता है। तो इसका मतलब कि हु का जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो बाय हुम से भी बना सकते हैं। अगर हु से बनाएंगे तो बाय हमको अंत में लिखना होगा। उसके बाद आपका तीसरा रूप, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों का पैसिव नहीं बनता है, तो पहला बना
फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर, और तीसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? विल या शैल प्लस हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है विल या शैल के साथ हैव बीन। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। He will have helped them। तो इसके पैसिव में पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाना। तो देम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में दे के अनुसार विल ही रहेगा। हैव और पैसिव में जुटा बीन, दे विल हैव बीन। वर्ब किसा रूप में रहेगा हमेशा पैसिव में? हेल्प्ड बाय। ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हिम। अगर निगेटिव रूप में है आई शैल नॉट हैव डन इट, तो पैसिव में इट ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहां पर इट सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इट के अनुसार विल हो जाएगा। इट विल नॉट हैव पैसिव में बीन डन बाय। सब्जेक्ट आपका आई है, ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो मी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव रूप में विल दे हैव completed this work। इंट्रोगेटिव है तो इसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ही निकालेंगे। किसके अनुसार? दिस वर्क के अनुसार। तो विल ही रहेगा। विल दिस वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय। सब्जेक्ट आपका दे है तो दे का यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में देम हो जाएगा। अब WS से देखें। हाउ लॉन्ग विल you have learned English। WH हाउ लॉन्ग है, पैसे में हाउ लॉन्ग पहले निकालेंगे। हाउ लॉन्ग विल या शैल निकालेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अनुसार। तो इंग्लिश के अनुसार विल ही निकलेगा। विल इंग्लिश हैव पैसिव में बीन लर्न्ड बाय। सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही रहेगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव समाप्त होता है। पूरा घूम पैसिव इधर में चला। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल हैव आता है, उसके पैसिव में सिर्फ बीन का प्रयोग करते हैं। तो यह पार्ट 1 था पैसिव वॉइस का। अगले क्लास में हम इसका पार्ट 2 चलेंगे। धन्यवाद।